जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी निरंतर जो बाल विकास की सीरीज चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो सीरीज चल रही है, उसी में हम जो अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उन सिद्धांतों में आज हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पावलोव, कोहलर और जीन प्याजे के सिद्धांतों को आज हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना है। इसके पहले के पार्ट आपको जरूर देखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, विस्तृत अध्ययन चल रहा है। व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सभी लोग जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत सभी लोगों को पता है। ठीक है, सभी लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, तब आपका सीधा सा उत्तर होता है पावलोव महोदय ने दिया है। ठीक है, अब देखना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कौन है, IP पावलोव साहब है। ठीक है, पावलोव जो है वो इस सिद्धांत के क्या है, प्रतिपादक है। ये कहाँ के निवासी थे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये रूस के निवासी थे। ठीक है, सिद्धांत इन्होंने कब दिया, 1904 में दिया। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला 1904 में, तो ये नोबेल पुरस्कार भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किया है कुत्ते पर। अब यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, आपका उत्तर होता है पावलोव। ठीक है, फिर पूछ लिया जाता है कि पावलोव कहाँ के निवासी थे, आपका उत्तर होता है रूस के निवासी थे। इन्होंने ये जो सिद्धांत को प्रतिपादन किया वो कब किया, तो आपका उत्तर होता है 1904 में किया। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो यहां से 4-5 जो प्रश्न है वो आपके कवर हो जाते हैं इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, अब इनका जो प्रयोग था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें 3-4 इनके 4 जो है ये स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक, इनकी बड़ी भूमिका रहती है, आपको पता होनी चाहिए। UCS, CS, UCR और CR। अब यहां से दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि UCS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, यानी कि इसे दर्शाया जाता है UCS से। ठीक है, CS कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी की आवाज, है ना, घंटी की आवाज। ये भोजन जो हम दे रहे हैं कुत्ते को, ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। ये अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी की आवाज, घंटी बज रही है, इसे काय से दर्शाया जाता है, CS। ठीक है, UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया इसे कहा जाता है UCR। और CR यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, UCS क्या है, CS क्या है, UCR क्या है और CR क्या है, ये चीज तो आपने पहुंच ली है। जैसे घंटी की आवाज, ये क्या है, CS। भोजन जो दिया जा रहा है वो क्या है, UCS। लार निकल रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया जो हो रही है, लार निकल रही है, ये क्या है, UCR। ठीक है, और अनुबंधित अनुक्रिया जो हो जाएगी वो क्या है, ACR हो जाएगी। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, है ना। तो ये चीज तो आपको यहाँ पर UCR, UCS और CR ये सभी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन से पूर्व। ठीक है, कैसे, अनुकूलन से पूर्व 3 कंडीशन है इसकी, आपको देख लेना, अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद, है ना। ये सारे प्रयोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अनुकूलन से पूर्व क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि भोजन दिया जाता है कुत्ते को, क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है अनुकूलन से पूर्व। और स्वाभाविक अनुक्रिया है, क्या निकलती है, लार निकलती है। स्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा है तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो लार निकल रही है। यानी कि UCS दिया तो क्या हुआ, UCR निकला। ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपक तो अनानुबंधित अनुक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझ में हो गई कि हमने यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन दिया तो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि लार निकली। ठीक है, अब अनुकूलन के दौरान देखो, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस
स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी बजी और फिर उसके जस्ट बाद क्या दिया, भोजन दिया, तो क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लार निकली। ठीक है, क्या क्या किया हमने, CS प्लस UCS, तो परिणाम UCR। ठीक है, यानी कि लार, है ना। तो अनानुबंधित उद्दीपक UCS और अनानुबंधित जो अनुक्रिया हुई वो UCR यानी कि लार निकली। इतनी तो आपको समझ में आ गई कि घंटी बजी और प्लस उसके जस्ट बाद भोजन दिया तो क्या निकला, लार, कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। ठीक है, अब देखना ये क्या है, अनुकूलन के दौरान हो रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अनुकूलन के बाद जब एक समय तक ये अनुकूलन चलता रहा, घंटी बजी, भोजन मिला और लार निकली, ये एक लगातार समय तक चलती रहा। अब इस अनुकूलन के बाद की प्रक्रिया देख लेते हैं, तो यहां पर अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि CS दिया, घंटी दी और स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। यहां पर स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन नहीं दिया, केवल अस्वाभाविक उद्दीपक से ही, घंटी से ही क्या निकलने लगी, लार निकलने लगी। ये अनुकूलन के बाद की प्रक्रिया है ना। अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया ये होने लगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे दोस्तों एक और उदाहरण आता है कि एक स्कूल में एक टीचर थे और वो क्या करते थे कि जैसे ही क्लास में आते थे और बच्चों को डंडे से मारने लगते थे। ठीक है, ऐसे ही लगातार होने लगा, कई बार हुआ, है ना, कई बार हुआ। तो अब बच्चे क्या होने लगे, डरने लगे, डरने लगे। तो अब केवल उस दिन, एक दिन टीचर स्कूल नहीं आया और हल्ला हो रहा था बहुत, क्लास के जो थे वो हल्ला कर रहे थे, तो जो स्टाफ था वहां का, उन्होंने केवल टेबल पे जाके डंडा रख दिया, वही डंडा जिससे वो पिटते थे, डंडा रख दिया तो बच्चे पूरे शांत हो गए। तो इसी प्रकार से है कि कोई चीज अगर लगातार होती है, एक अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद वो चीज लगातार होती है, तो उसकी आदत बन जाती है कि घंटी बजी, अब भोजन मिलने वाला है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार निकलने लगती है। तो यही पावलोव ने सिद्ध किया है और इन्होंने कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, यही इनका उद्देश्य है। अनुकूलित अनुक्रिया का ये अभिप्राय है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके कुछ उपनाम हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। शरीर शास्त्री का सिद्धांत, ये शरीर शास्त्री का सिद्धांत इसे कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा दोस्तों, जब हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ रहे थे, ये क्या थे, शरीर शास्त्री थे। कौन, पावलोव, इसलिए इस सिद्धांत को शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को शरीर शास्त्री सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे, शरीर शास्त्री थे। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सभी को पता है, पावलोव। क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत चौथा, ये चार हो गए। पांचवा है आपका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, है ना, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत है जो अलग अलग प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तब आपका उत्तर होगा पावलोव। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होता है किसका, पावलोव, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत आपको याद कर लेना है, ये पूछे जाते हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, घंटी बजाई, भोजन दिया, लार निकली। अब इसका आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि इसका शिक्षा से क्या महत्व है, तो देख लेते हैं। शैक्षिक इसका जो महत्व है कि भय निवारण में सहायक है, सामाजिकरण में भी सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है ना, गणित शिक्षा में भी ये सहायक है, अभिवृत्ति विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में, आदत के निर्माण में भी ये सिद्धांत सहायक है। ठीक है, प्रयोग करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक आदत का निर्माण हो जाता, तो स्वभाव व आदत निर्माण में भी ये सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, पावलोव का सिद्धांत था, वो यहाँ पर पढ़ा। अब पावलोव के सिद्धांत में अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखें कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। कोहलर महोदय को आप लोग जानते होंगे, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत ऐसा आपसे पूछ लिया जाता है, ये किसने दिया? तब आपका उत्तर होगा वर्दीमर, है ना, मैक्स वर्दीमर ने दिया, है ना। अब प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर महोदय थे, ठीक है। प्रयोग किया चिंपाजी या फिर बनमानुस या सुल्तान उसका नाम था। तो ऐसा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं दोस्तों 4-5। सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका थे। प्रतिपादन कब किया? 1912 में किया। प्रसिद्ध कब हुआ? 1920 में, ठीक है। गेस्टाल्टवाद भी इसे कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद, जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद, है ना। इसका अर्थ होता है पूर्ण कारवाद, संपूर्ण से अंश की ओर, गेस्टाल्टवाद का। तो आपसे सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफका ने दिया है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, अंतर्दृष्टि के सूझ सिद्धांत में जो प्रयोग किया है वो किस पर किया? तो चिंपाजी, बनमानुस, सुल्तान पर प्रयोग किया है, ठीक है। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास या त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। आपने देखा होगा चित्र में, जब आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक सिद्धांत पढ़ते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का। बनमानुस क्या करता है कि ऊपर इस प्रकार से केले टंगे रहते हैं, केले टंगे रहते हैं एक पिंजरे में, और इस बनमानुस को बंद कर दिया जाता है और ये भूखा रहता है, और यहाँ पर एक बॉक्स रखा रहता है, बॉक्स। तो अब वो प्रयास करता है पकड़ने का, लेकिन वो एक बार क्या होता है कि बॉक्स पर चढ़ करके इसको पकड़ता है, एक बार पकड़ता है। अब दूसरी बार उसी प्रकार की क्रिया दोहराई जाती है, तो वो बिना गलती करे इस बॉक्स को लाता है, इस पे चढ़ता है और इस केले को प्राप्त कर देता है, ठीक है। तो यही उसके अंदर एक सूझ जागी और उसने केले को प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर, हमने पढ़ा था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था, और इन्होंने इसका खंडन किया कि प्रयास या त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है ना। गेस्टाल्टवादियों ने सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे, वही क्या है? सूझ, है ना। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो ये सूझ का सिद्धांत है दोस्तों, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका भी कुछ शैक्षिक महत्व है कि समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उसका पूर्ण प्रस्तुतिकरण हो, तभी आपके अंदर सूझ जागृत होगी। तत्पर होना, उस समस्या के प्रति तत्पर होना, है ना। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु, ठीक है। और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोगी है, कठिन विषय के लिए उपयोगी है ना। कला, संगत, संगीत, साहित्य के लिए उपयोगी है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, समस्या समाधान आधारित शिक्षा, स्वयं खोजकर सीखना, ये सभी क्या है? ये सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है, ठीक है। कोहलर कोफका का सिद्धांत एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत वर्दीमर, कोहलर, कोफका, इन्होंने सभी ने मिलकर ये सिद्धांत दिया है। चिंपाजी, बनमानुस और सुल्तान, है ना, इन्हें इन पर इन्होंने प्रयोग किया है। 1912 में इसका प्रतिपादन किया है और इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है ना। या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा भी पूछा जाता है, तो आपका कोहलर, कोफका या वर्दीमर, इस प्रकार से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अब हम जानेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में सभी लोग पढ़ते होंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता, अभियोग्यता का विकास, ठीक है। तो अभियोग्यता का विकास का सिद्धांत दिया तो किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने। ये कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, है ना। इनके सहयोगी कौन थे? तो वारवेल, इनहेल्डर, इनके क्या थे? सहयोगी थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पियाजे के सहयोगी जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो वारवेल, इनहेल्डर थे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बात करें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन यहां से बनता है
विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जीन पियाजे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास सहसावस्था से होकर जीवन पर्यंत चलता है। हम पढ़ते हैं ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास एक बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, तो आपका उत्तर होता है गर्भावस्था से होता है। लेकिन अगर बात करें कि एक बालक का संज्ञान विकास कब से, अभियोग्यता का विकास कब से प्रारंभ होता है, संज्ञान का विकास कब से प्रारंभ होता है, तो आपका उत्तर होगा सहसावस्था से। और ये कब तक चलता है? तो ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। कितनी अवस्थाओं? 4 अवस्थाओं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, कितनी अवस्थाओं के माध्यम से समझाया है, तब आपका उत्तर होगा 4 अवस्थाओं के माध्यम से। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अवस्था आती है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था, ठीक है। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था जो आती है वो आती है दोस्तों, कौन सी आती है? औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं को आपको पढ़ना है, व्यवस्थित पढ़ना है। इनका समय भी पूछ लिया जाता है कि इनका समय क्या है, तो देखना कि संवेदी पेशी अवस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, आपसे पूछा जाएगा कि जीन पियाजे की संवेदी पेशी अवस्था की जो उम्र है, जो समय है, जो काल है, वो क्या है, तो वो है 0 से 2 वर्ष। ठीक है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। किस अवस्था को इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संवेदी पेशी अवस्था को। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। काय के माध्यम से? संवेदनाओं के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, वो क्या पूछ लिया जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था में जो शिशु है, जो बालक है, वो किस प्रकार से सीखता है? तो वो सीखता है संवेदनाओं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। कौन सी अवस्था में? इंद्रिय जनित अवस्था, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है, संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी जो अवस्था है, वो अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहा जाता है। इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष है। आपसे पूछा जाएगा कि पियाजे की किस अवस्था का काल 2 से 7 वर्ष है, तो आपका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। दोस्तों यहाँ से देखो, हमने संवेदी पेशी अवस्था में क्या देखा कि ये इंद्रिय जनित अवस्था है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, है ना, और देखकर, सुनकर, इस प्रकार से बालक सीखता है। लेकिन बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इस अवस्था में दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, अनुकरण के माध्यम से बालक ज्ञान ग्रहण करने लगता है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में, जीन पियाजे की किस अवस्था में एक बालक खिलौनों और अनुकरणों से ज्ञान प्राप्त करने लगता है, तो आपका उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष। ठीक है। भाई अक्षर लिखना, गिनती आदि ये सभी पहचानना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तो आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो समय है वो 2 से 7 वर्ष है। आपसे पूछा जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है, तो आपका उत्तर होगा 7 से 12 वर्ष। ठीक है।
इसे वैचारिक अवस्था कहा जाता है, इसे चिंतन की तैयारी कहा जाता है। हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था पूर्व वैचारिक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पूर्व वैचारिक अवस्था कहा जाता है, लेकिन बात कर लें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को वैचारिक अवस्था कहा जाता है, चिंतन की तैयारी का काल कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है, जैसे एक बालक है, हाथी को देखता है। हाथी क्या है? हाथी को देखता है, हाथी उसके सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है तो हाथी के बारे में वह चिंतन करेगा, यानी कि ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष यानी कि मूर्त है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है साहब 7 से 12 वर्ष की अवस्था को। ठीक है ना? याद रख लेना, इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना सीख जाता है। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बालक किस अवस्था में दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना सीख जाता है? तो वो सीखता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालक 3 दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है अंदर से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको याद कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, है ना। औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जो अंतिम अवस्था है, जो हमने पढ़ा था कि जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, अभियोग्यता विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने इस अभियोग्यता विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई और 4 अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ ली संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अब पढ़ेंगे हम औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय माना जाता है 12 से 15 वर्ष। ठीक है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था कहते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था अतार्किक अवस्था किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, लेकिन बात करें कि तार्किक अवस्था की, तो तार्किक अवस्था जो कहा जाता है वो कहा जाता है औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, याद रखना है, इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पियाजे की किस अवस्था में बालक चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, निरीक्षण करने लगता है और समस्या समाधान करने लगता है, तो आपका उत्तर होगा कि वो अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था। ठीक है, आजकल यहीं से और अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, शिक्षा के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताया। ये चीज आपको याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन पियाजे ने बुद्धि को किसकी स्कीमा के भांति बताया है, तो आपको याद रख लेना जीव विज्ञान की स्कीमा के भांति बताया है किसने? जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। और जीन पियाजे साहब ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बताया है। ये चीज आपको फैक्ट याद रख लेना है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। एजुकेशन, साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास से संबंधित हमारी विस्तृत अध्ययन की जो क्लास चल रही है वो निरंतर चलती रहेगी। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, इसी प्रकार से जुड़े रहना है। अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो था। अब हम अधिगम स्थानांतरण को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, अलग अलग प्रकार से देखेंगे। रीट एग्जाम वाले, सीटीईटी एग्जाम वाले और सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल से आपको जुड़े रहना है। पर्यावरण से लगभग मैंने 200 से 250 वीडियो आपके उपलब्ध करवाए हैं। एक एक फैक्ट पर चर्चा की है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है।
है ना, वो चाहे कोई भी पुस्तक में हो, लेकिन मैं लेकर के आया हूं। तो आप अगर पूरे वीडियो देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस पर्यावरण में हाई लेवल पर होगा, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें दोस्तों, बहुत सारे वीडियो है ना। और आपको फेसबुक से जुड़ना है, सुमित जैन सर्च करना है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, जहां पर आपको पीडीएफ फाइल नोट्स वितरित किए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। IAS स्टडी ट्रैक आपको टेलीग्राम में सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। MP टेट, रीट, CTT, सुपर टेट, HP टेट, जो भी प्रदेश से आप टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय है शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। कहीं और कुछ सुधार हो, इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।